हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और कई दिनों का करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैराथन वीडियो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा था। करीब 10 घंटे के आसपास का वीडियो था, 2 पार्ट में वो हो पाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये मैराथन वीडियो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशन में। और पीडीएफ भी अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, ठीक है। तो आज का ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण, कई सारे क्वेश्चन हैं, करीब 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सब देखते हैं हम, ठीक है। फिर 1 जनवरी से रेगुलर डेली आपको मॉर्निंग को ही कंटेंट मिल जाया करेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अजंता की गुफाओं में मिले चित्रों के आधार पर 2000 साल पुरानी तकनीक से तैयार किस जहाज ने पहली विदेश यात्रा की है? इंडियन नेवी के का ये जहाज है। आंसर क्या होगा? INSV कॉन्डेन्य, ठीक है, INSV कॉन्डेन्य। पहली विदेश यात्रा कहाँ से कहाँ की हुई है? तो भारत और ओमान के बीच में हुई है। अब इसमें ये जो INSV ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? INSV का इसका मतलब ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेजल, ठीक है, ये है इसका आंसर। और फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा फोटोग्राफ। और ये इस तरीके से देखिए आप, कहाँ से कहाँ, गुजरात से, और ये अरब सागर है, और यहाँ पर ओमान है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये यात्रा हो रही है, और ये बिना इंजन का है ये, ठीक है। ये 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से मस्कट ओमान, तो वहीं पर रवाना हुआ है। और ये क्या है ना, इसको आप वीडियो के ज़रिए भी देख सकते हैं। ये लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है, और इस तरीके से देखिए आप, और उसको इस बुनाई की गई है नारियल की रस्सियों से, और कहीं भी इसमें कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जहाज में न तो इंजन है, न ही GPS है, और ये पुरानी जो 2000 साल पुरानी जो तकनीक थी ना, उसी आधार पर ये बनाया गया है। और ये हवा के सहारे, ठीक है, इसके सहारे, पाल के सहारे ये पूरी यात्रा होगी। और वहाँ से आगमन भी जो होगा ना ओमान से, वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इस जहाज को 2000 साल पुरानी टांका तकनीक से, पद्धति से इसको बनाया गया, INS कॉन्डेन्य। और जो क्वेश्चंस में ही आपने देखा, ये अजंता की गुफाओं में इसके चित्र मिले थे, ठीक है। तो उसी चित्र के आधार पर इसको तैयार किया गया है इंडियन नेवी के लिए। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। अच्छा, कॉन्डेन्य जो है ना, वो नाम क्यों किए रखा गया? आखिर क्यों रखा गया कॉन्डेन्य नाम? तो ये जो कॉन्डेन्य है ना, वो एक महान भारतीय नाविक थे, जिन्होंने हिंद महासागर पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। काफ़ी वक्त पहले की बात है, तो उन्हीं के नाम पर ये कॉन्डेन्य रखा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपने जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर मैंने दे दी हैं। सितंबर 2023 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। केरल के कुशल कारीगरों ने इसको बनाया था। रस्सियों, नारियल रस्सी से इसको बनाया गया है। और फरवरी 2025 में गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में फिर इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दुनिया का कहें या फिर कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ कौन सा देश है जिसने पहली बार ये मान्यता दी है? आंसर क्या होगा? इजराइल है, ठीक है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड गणराज्य को मान्यता देने पर एक सिग्नेचर किया है। एक बार मैप के जरिए देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है सोमालीलैंड और सोमालिया के क्या अंतर है, वो देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और अब चलेंगे कहाँ पर? अफ्रीका की ओर, या कहें रेड सी के पास में, ठीक है। ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में ही है ये सोमालिया। और ये जो रेड सी देख रहे हैं यहाँ पर, और गल्फ ऑफ अडन देख रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, यहाँ से ये जो है ना, वो सोमालिया है, इतना बड़ा, ठीक है। ये वाला सोमालिया के जो डकैत हैं वो बहुत मशहूर हैं, ओके। और इन डकैतों से बचाने के लिए जहाज़ों को इंडियन नेवी यहाँ पर सक्रिय रहती है। तो इसी में इतने इलाके, ये जो है ना, ये एक अलग देश घोषित किया हुआ है उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने।
सोमाली लैंड नाम है। करीब 30 साल पहले सोमालिया से ये अलग हुआ था। इसकी मान्यता मात्र एक ही देश ने दी है, कौन है? वो है इजराइल। अभी किसी से मान्यता नहीं है। आमतौर पे जो मैप में माना जाता है वो सोमालिया ही जिक्र किया जाता है, लेकिन पहली बार सोमाली लैंड इसको कर दिया गया। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है, लाल सागर के पास में स्थित है और यहाँ ये ट्रेड रूट भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दरअसल सोमाली लैंड जो है ना, उसको 1960 में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आज़ादी मिली थी और उसी साल जो है ना वो सोमालिया के साथ अपनी मर्जी से वो जुड़ा था। और 1991 में सोमालिया चारों ओर से गृह युद्ध से जुड़ गया था। तभी 1991 में फिर सोमाली लैंड ने खुद को अलग कर लिया था। वहाँ पर उनकी अपनी सरकार है, अपनी मुद्रा है, अपना सुरक्षा बल है, वो सब कुछ है, लेकिन उसको दुनिया में मान्यता नहीं है। तो अब पहली बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये औपचारिक रूप से मान्यता देने का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो सोमाली लैंड जो है ना, उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है हरगेइसा। क्या है? हरगेइसा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। और मुद्रा यहाँ पर चलती है सोमालीलैंड शिलिंग। जनसंख्या करीब मात्र 62 लाख के आसपास है। और बचा हुआ जो हिस्सा है ना, ये है सोमालिया। वैसे पूरी दुनिया में हम इसी को सोमालिया कहते हैं। तो इस सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। आबादी करीब 190 लाख है, 1 करोड़ 90 लाख के आसपास। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा चलती है सोमाली शिलिंग। ओके, और इजराइल ने यह काम किया है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेसिक बातें आपने समझ ली, अब एग्जामिनेशन में जवाब दे सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे खुला रंगमंच धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर होगा ओडिशा में। ठीक है, इसका उद्घाटन ओडिशा के बाड़गढ़ में 24 दिसंबर को किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो ने इसके बारे में वेबसाइट पे अपने प्रकाशित किया है। 11 दिवसीय ये सांस्कृतिक उत्सव है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के पौराणिक लीलाओं का मंचन यहाँ होता है और बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने धनु यात्रा को राष्ट्रीय महोत्सव का भी दर्जा दिया हुआ है। हर साल ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने आपको, ओडिशा में आयोजित होता है। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैराथन वीडियो में मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल चेस लीग यानी GSL 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर क्या होगा? आर प्रज्ञानानंद और अनीश गिरी। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं दोनों और इनकी टीम अल्पाइन SG पाइपर्स, तो उसने ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। मुंबई में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये एक चेस लीग है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट है, ये फ्रेंचाइजी आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, स्टेट SSC इन सब के लेवल का है। दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान जो UPSC, स्टेट PCS इन सब लेवल का है। और इसमें आपको शानदार ढंग से PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब कुछ मिलेंगे आपको। डेली का भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा और पिछले 2 सालों के यानी 24 के, 25 के और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। एग्ज़ाम वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत शानदार है, आप ये देख सकते हैं। और अगर आप ये ले लेते हैं तो साथ में ये ईयरली PDF भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 1 लाइनर अलग है, MCQ अलग है और MCQ डिटेल नोट्स अलग है। ठीक है, तो ये तैयारी शानदार हो सकती है आपको। ओके, तो ये तो मैराथन हो चुका है। ये YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आपको मिल जाएगा, ये वीडियो भी और PDF शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। और इसका जो PDF है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर ही फ्री वाले में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 निजी एयरलाइंस कंपनी को अनापत्ति मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है? मतलब वो उड़ान भरने वाली हैं, कुछ और मंजूरियाँ टेक्निकल वो बाकी हैं। आंसर क्या होगा? टोटल 4 हैं, शंख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और एयर केरल। ठीक है, तो ये हैं। इसमें शंख एयर और अल हिंद को दिसंबर में दिया गया है
और ये कुछ वक्त पहले दिया गया फ्लाई एक्सप्रेस और एयर केरल को। तो ये अब संख्या ज़्यादा होगी। पिछले दिनों आपको पता है ना कि इंडिगो का क्राइसिस हुआ था, इंडिगो के तमाम विमान ग्राउंड कर दिए गए थे। उसकी वजह से देश भर के एयरपोर्ट पर हजारों लोग जो है परेशान हुए थे। कई दिनों तक ये हालत चले थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि एक ही कंपनी पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इंडिगो के पास लगभग 65% का मतलब इंडस्ट्री में उसका हस्तक्षेप है। जो टोटल उड़ान होती हैं, जितने लोग उड़ान भरते हैं, उनमें से 65% के आसपास वो इंडिगो के पास है। फिर 27.4% जो है एयर इंडिया, फिर बाकी छोटे छोटे हैं। तो सरकार ये भी मान रही है ना कि लिमिटेड एयरलाइंस है, इसलिए मोनोपोली भी बढ़ गई है। तो कई सारी एयरलाइंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी कहने को तो इन सबको एनओसी मिल गया है, लेकिन इसको भी शुरू होने में अभी महीनों साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि विमान आसानी से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। एयर इंडिया ने तो 100 विमान का ऑर्डर दिया हुआ है, उसको 3-4 साल और लगेंगे अभी आने मिलने में, तभी ये अपना थोड़ा डोमिनेंस और बढ़ा पाएगा। इंडिगो का कम होगा। नई कंपनियां हैं, उनको विमान लीज पर लेने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी जो होने वाली हैं। एक शानदार काम हुआ है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है ना आर मोहन नायडू, तो उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है, शंख एयर के बारे में हम बता दें, कुछ तो इम्पॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए ना। शंख एयर जो है ना वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नोएडा, जेवर, उसके आसपास इसका हेडक्वार्टर होगा और ये उत्तर प्रदेश में घरेलू उड़ान मुख्य तौर पर ये करवाएगी, जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, ये सब। दूसरा अल हिंद जो एयर है ना, ये कर्नाटक या केरल आधारित एक एयरलाइंस है। इसका मुख्य जो व्यवसाय होगा यात्रा और पर्यटन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, मुख्य तौर पर क्षेत्रीय और कम लागत वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रदान कराएंगे। फ्लाई एक्सप्रेस जो है ना वो कार्गो और पैसेंजर दोनों विमान, मतलब दोनों में ये काम करेगी। और एयर केरल जो है ना वो दुबई स्थित व्यापारी हैं अफ़ी अहमद और अयूब कलदा, तो उस दोनों ने शुरू की है। एयरलाइंस चलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है। और बहुत कम मार्जिन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर जरा सा गड़बड़ हुआ तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंडिगो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो जो स्टाफ है उनका पूरा दोहन करता है, बहुत से बहुत काम करवाते हैं और मार्जिन निकालने की कोशिश करता है। इसलिए इंडिगो बहुत तेज़ी से उसने विस्तार किया है और सस्ती एयरलाइंस भी है। लोग प्रेफर करते हैं कम खर्च में ही यात्रा कर सकें, इसलिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वा बंधु सेन का निधन हो गया 26 दिसंबर को? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया। 72 साल के थे वो। ब्रेन इंजरी हुई, उसके बाद फिर बेंगलुरु में इनका निधन हुआ था। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा, उसकी राजधानी अगरतला। राज्यपाल नल्लू इंद्र सेना रेड्डी हैं, मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। और ये जो नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं इसमें ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये 3 तरफ से ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो असम हो गया और ये मिजोरम हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 26 दिसंबर 2025 को मनाई जाती है? आंसर होगा मनमोहन सिंह। ठीक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, 2004 से 2014 के बीच में। तो उनका निधन हो गया था। कब निधन हुआ था उनका? 26 दिसंबर 2024 को एम्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को 33 ईयर के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा गुजरात को। ठीक है, NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो उसी ने ये टाइटल दिया है टाइगर स्टेट का फिर से, बहुत लंबे समय बाद, 33 साल बाद। दोस्तों, गुजरात के जो रतन महल सेंचुरी है वहाँ पर बाघ के मौजूदगी की पुष्टि हुई है। बाघ ने करीब काफ़ी वक्त बाद, मतलब एक बाघ वहाँ देखा गया था। बाद में हुआ कि ये चला जाएगा, मध्य प्रदेश से ये दाखिल हुआ था फरवरी में, भटकता रहा, माना गया कि भटकता हुआ आया फिर से चला जाएगा। लेकिन
उसके लिए रहने की मतलब रहने क्या है, उसके पानी ये सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है और ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, तो वो वहीं रह रहा है वो बाघ, इसलिए इसको फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, गुजरात वैसे मशहूर है शेरों के लिए, वहाँ जो गिर नेशनल पार्क है और भी कई सारे नेशनल पार्क हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो वो वहाँ पर क्या है, गुजरात जो है वो दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास भी है। ओके, तो गुजरात, उसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण, तो उसके अनुसार किस तरह के पेय पदार्थ को ही चाय कहा जा सकता है, अन्य को नहीं। मतलब ब्रांडिंग जो होती है ना, हर्बल चाय, फलाना चाय, ठिकाना चाय, तो ये चाय वो सब अब चाय बंद। अब चाय केवल उसी को कहा जाएगा जो एक पौधा है, उसका जो साइंटिफिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, उससे जो प्राप्त पत्तियां हैं उसी से कहा जाएगा। ठीक है, जो चाय के जो पौधे होते हैं ना ओरिजिनल, उसका साइंटिफिक नाम ये है। तो चाय का जो पौधा है उसी से निकले हुए उन पत्तियों से निकली हुई जो चीज़ें हैं उसी को हम चाय कहेंगे। बाकी चीज़ों साफ तौर पर FSSAI ने कह दिया है कि अगर चाय के अलावा यानी इस पौधे के अलावा किसी और चीज़ की ब्रांडिंग चाय के तौर पे की जाती है, हर्बल चाय, फूलों की चाय, फलानी चाय, तो वो सब जो है ना वो गलत है। ठीक है, उसको चाय नहीं कहा जा सकता है, चाय की गलत ब्रांडिंग हो जाएगी और फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी समेत कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, आंसर होगा 20 बच्चों को। ठीक है, तो ये 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है, उसमें IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर ये आयोजन हुआ, उसी के दौरान ये देश भर के 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को क्यों, क्योंकि वो कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट में शानदार अचीवमेंट हासिल किया है, इसी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 26 दिसंबर को किस शहीद की जयंती मनाई जाती है, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह, उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में, और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई थी, करीब 400 के आसपास लोग मारे गए थे। वैसे तो आंकड़ा बताया जाता है कि 1000-2000 लोग थे मारे गए थे, तो उसका बदला लिया था उन्होंने, उधम सिंह ने। इस घटना से, जलियांवाला बाग घटना से आहत होकर उधम सिंह ने ब्रिटिश शासन के इस जो जनरल था ना उसके जीवन समाप्त करने का संकल्प लिया था, और 13 मार्च 1940 को लंदन में एक सभा के दौरान जनरल माइकल ओडायर को उसकी हत्या कर दी थी। बाद में फिर लंदन में इनको शहीद उधम सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन उनकी जो शहादत हुई वो याद रखा भारत ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया, किसने, 25 दिसंबर 2025 को, आंसर होगा राष्ट्रपति ने। ठीक है, संथाली भाषा में भी इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये जो भाषा है वो खासतौर पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं ना वो बोलते हैं। तो अब इस भाषा में भी संविधान की एक प्रति वो जारी की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2025 को प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सबसे विनाशकारी वर्ष घोषित किया गया। तो इस वर्ष वैश्विक स्तर पर कितने अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। द हिंदू ने एक रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। आंसर होगा 200 अरब डॉलर दुनिया भर में। तो डिजास्टर ही डिजास्टर हुए हैं। ठीक है, दुनिया भर में, भारत में भी ये झटके देखने को मिले हैं। तो उसी में 200 अरब डॉलर के आसपास का नुकसान देखने को मिला है। ये आंकड़ा कहाँ से आया है, द हिंदू ने कैसे ये प्रकाशित किया है। तो स्विट्जरलैंड की एक बीमा कंपनी है स्विस री,
तो उसी ने ये आंकड़े जारी किए हैं दुनिया भर के। इसमें यह कहना है कि दुनिया भर में आपदाएं बहुत ज़्यादा आई हैं। तिब्बत में भूकंप आया शक्तिशाली 7.1 तीव्रता का, वो बहुत नुकसान हुआ, उसमें जनवरी 2025 में आया था। ठीक है, उसके बाद फिर कई जगहों पर, अफ़गानिस्तान में भूकंप आए बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में। ठीक है, म्यांमार में तो ज़बरदस्त 7.7 रिक्टर स्केल का था, 7.7 से 7.9 तीव्रता तक का था, शक्तिशाली था कि थाईलैंड और वियतनाम, चीन जैसे उस क्षेत्रों में नुकसान हुआ, कई शहर तबाह हुए। अमेरिका में हैरिकेन मलीसा आया, इतना शक्तिशाली था कि मतलब झटके महसूस किए गए। ठीक है, दुनिया भर में। रूस में कामचटका जो प्रायद्वीप है वहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो 2011 के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप माना गया था। सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई थी। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है बड़े पैमाने पर, उसकी वजह से हवा ख़राब हुई, मतलब वहाँ से पॉल्यूशन आ गया, उसके धुआं आ गए। भारत में 2025 में भीषण बाढ़ आया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, कई राज्य प्रभावित हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं, वो बहुत ही आपदा का वर्ष मान लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों की सीमा संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ने की घटना हुई जिसे भारत ने भी चिंता जताई, भारत सरकार ने चिंता जताई? आंसर क्या होगा? थाईलैंड और कंबोडिया। ये इस तरह के क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहाँ मंदिर था एक, उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई थी, और अब तो एक मूर्ति को ही पूरा ये देख रहे हैं बुलडोजर से गिरा दिया गया, बहुत ऊंची मूर्ति थी। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर ना ये टेंशन चल रहा है। अब एक बार मैप में दिखाते हैं, प्यारा भारत है अपना, और इधर देखिए ये तो हो गया, इधर थाईलैंड हो गया ये वाला हिस्सा, और ये है कंबोडिया। ठीक है, तो इसी में सीमा विवाद है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड की जो सेना है ना, उसने 22 दिसंबर को भगवान विष्णु की एक मूर्ति को पूरा तोड़ दिया। कंबोडिया का कहना है कि मूर्ति उसके इलाके में थी, तो थाईलैंड ने अवैध तरीके से उसको गिरा दिया। तो यहाँ पर इसी जगह पर यह बताया जा रहा है कि यह मूर्ति थी। मूर्ति करीब 30 फीट की बताई जा रही है, और वहाँ पर जो काफ़ी पॉपुलर मंदिर है, प्री विहार मंदिर, बहुत पौराणिक मंदिर है, तो उसको भी नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो ये है। वैसे तो मूर्ति तोड़ी गई है विष्णु की, भगवान विष्णु की, और प्री विहार जो मंदिर है वो भगवान शिव का को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। तो ये दोनों देशों के बीच में ना, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में 118 साल पुराना ये विवाद है, जो सीमा विवाद है। तो कभी सेना दूसरी तरफ घुस जाती है, कभी वो इस तरफ घुस जाती है। तो ये लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने कहा था कि हमने युद्ध रुकवा दिया है, संघर्ष रुकवा दिया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, फिर से बार बार ये झड़प हो रही है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वहाँ का, हरियाणा के लिए। और हांसी हिसार जिले, जो देखिए ये मैप है, इसमें हिसार है, इसी में से एक अलग हांसी जिला बनाया गया है, हिसार जिले से ही। ठीक है, वैसे पुलिस जिला पहले से था हांसी, अब वहाँ पर डीसी भी तैनात हो जाएंगे, कलेक्टर कहिए या डिप्टी कमिश्नर कहिए। ठीक है, तो हरियाणा में ये बात है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है, लॉन्च किया? आंसर, इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी याद में ये वसंत कुंज इलाका है लखनऊ में, तो वहीं पर ये मूर्तियां स्थापित की गई हैं, प्रेरणा स्थल बनाया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब की कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एक वैधानिक निकाय यानी बनाई है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी यानी BOPS, उसकी स्थापना की है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? आंसर होगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, इसके अंतर्गत होगा। तो केंद्र सरकार ने ये जो है ना वो स्थापित कर दिया है। और ये इसका क्या काम होगा? जो पोर्ट है ना उसकी सुरक्षा का काम होगा। जैसे CISF वगैरह होता है ना, जो कि इंडस्ट्री की सुरक्षा करता है, ऐसे ही ये
बंदरगाह की सुरक्षा का काम का जिम्मा इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। एक नया जो है ना वो नई एजेंसी वो अब सामने आ गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत बेड़े में शामिल किया है, तो इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि समुद्र प्रताप जो है सो किस में शामिल हुआ है, नेवी में शामिल हुआ है या कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ है, तो कोस्ट गार्ड हम कहेंगे। ठीक है, ये है। और भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक है, यानी जो समुद्र में जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने ये सब का काम करेगा। साथ में ये ज़रूरत पड़ने पर जो है ना वो रक्षा वगैरह के काम में भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने किस सबमरीन को 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त कर दिया? आंसर होगा INS सिंधु घोष। ठीक है, 19 दिसंबर को इसको सेवा मुक्त किया गया है मुंबई में जो नौसैनिक डॉकयार्ड है वहीं पर। ओके, तो ये INS सिंधु घोष है। ये 1985 में प्रमुख सबमरीन के रूप में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और लंबे समय तक ये भारत की जो रक्षा है, समुद्री रक्षा, उसकी अग्रिम पंक्ति में ये खड़ा रहा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होने का ऐलान हुआ है? आंसर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने ही इसका ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा, खासतौर पर गोरखपुर में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और अनुमानित जो लागत है वो 500 करोड़ रुपए है और ये गोरखपुर में जो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है उसी के पास में ये स्थापित होगा। हालांकि इसकी घोषणा पिछले साल यानी 2024 में भी की गई थी, लेकिन अब इसको स्थापित कर दिया जाएगा, ये बात है। अगला क्वेश्चन, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया 20 दिसंबर 2025 को, तो किस सिनेमा से जुड़े हुए थे? आंसर होगा मलयालम सिनेमा। 69 ईयर के थे, काफ़ी पॉपुलर थे मलयालम सिनेमा में, केरल में जो सिनेमा है उसकी, तो हार्ट की समस्या से जूझ रहे थे और निधन हो गया उनका। कई सारी फिल्में उन्होंने की है, बहुत ही पॉपुलर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। अगला क्वेश्चन, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं वो। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री 5वें प्रधानमंत्री थे वो। अगला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। छोटे साहबजादे उनकी शहादत की याद में, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके छोटे साहबजादों ने मतलब उनके छोटे साहबजादे जो थे उनकी शहादत हुई थी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की, तो उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 2023 से मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में इस दिवस की घोषणा की थी, कोविड-19 से जो नुकसान हुआ था उसी को देखते हुए, ताकि जो महामारी जो होती है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, तो उसकी तैयारी के लिए जागरूकता बनी रहे इसके लिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबकी एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं कल फिर, और नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। आपकी तैयारी अपने एग्जामिनेशंस की, अपने जीवन की, वो बेहतरीन हो, यही मेरी कामना है। ओके, मिलते हैं कल फिर 1 जनवरी को। बाय।